अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनका रिलेशन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ये काफ़ी अहम टॉपिक है आपके चैप्टर 7 का। तो इसमें सबसे पहले हमने इस डायग्राम को सीखना है और इससे ही सारी बातें जो है वो निकलेंगी। यहाँ पे 3 डायग्राम्स आपके सामने बनाई गई हैं। पहली डायग्राम जो है ये मैस स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर किया गया है। इस मैस के साथ पॉइंटर P1 जो है वो अटैच्ड है। ए पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है। और अगर आप इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि मैस पे फोर्स लगाते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन सी तक ले आते हैं, तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करना शुरू कर देता है ए से सी तक, सी से बी तक। ए, बी और सी इसके दरमियान ऑसिलेशन जो है वो शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ये भी डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो शो किया गया है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो किसी भी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का इसकी मीन पोजीशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। पॉइंटर P1 जो है वो ऑसिलेट कर रहा है अप डाउन। अगर हम इस मोशन को ऑब्जर्व करें तो जब टाइम 0 है तो हम कहते हैं पॉइंटर P1 जो है वो ए पोजीशन पर है। और जब T/4 टाइम गुजरेगा, आपको पता है टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है। T/4 जो है 1/4 ऑफ टाइम पीरियड है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ये जो P1 जो है पॉइंटर, ये चला जाएगा B पोजीशन पर। अब B से फिर नीचे आएगा A तक। जब आधी ऑसिलेशन हो जाएगी, आधा टाइम पीरियड गुजर जाएगा, तो A से B तक गया है तो B से वापस A तक आ जाएगा। तो T/2 टाइम जब गुजरेगा तो जो पॉइंटर P1 है ये A पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इनर्शिया की वजह से फिर ये आगे चलता रहेगा, यहाँ C तक फिर पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा? जब 3T/4 टाइम होगा तो C पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर ये वापस A पर आएगा। जब टाइम जो टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा तो एक ऑसिलेशन पूरी कंप्लीट होगी, तो ये जो पॉइंटर P1 है वापस A पर आ जाएगा। मतलब पॉइंटर P1 जो है ये गया था A से B तक, B से आया A तक, A से फिर C तक, C से फिर वापस A तक। तो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है इस तरह से। नेक्स्ट हमने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यहाँ पे दिखाया है। हम कंसीडर करते हैं कि एक P पार्टिकल है और वो ऑसिलेट कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। O1 जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ हम इसकी पोजीशन को नोट कर लेते हैं। O जो है सेंटर है सर्कल का, और जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो x0 के बराबर है। x0 आपको पता है एम्पलीट्यूड होता है। हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस सर्कुलर मोशन से रिलेट करना चाहते हैं। यहाँ से A से B तक भी x0 है, ये एम्पलीट्यूड है। और यहाँ O से P तक भी x0 है, ये रेडियस है। तो रेडियस x0 के बराबर है। O से लेकर D तक भी आप कह सकते हैं, या D O से लेकर E तक कह सकते हैं, या O से P तक। तो ये रेडियस है x0। अब P पार्टिकल जब मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा डायमीटर के ऊपर। तो P पार्टिकल जब मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में, तो P का जो प्रोजेक्शन बनेगा डायमीटर के ऊपर, जो साया बनेगा डायमीटर के ऊपर, जैसे हम प्रोजेक्शन हम चैप्टर 2 में भी हम इसकी डिस्कस करते रहे हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जब हम मालूम करते थे, तो P का जो इस वाई एक्सिस के ऊपर या डायामीटर के ऊपर, यही डायामीटर इसी को हमने कंसीडर किया है, इसके ऊपर जो इसका साया बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा, उसका नाम रखा हुआ N। O से लेकर N तक, N इसका प्रोजेक्शन है। P जब है O1 पोजीशन पर है, तो इसका साया जो प्रोजेक्शन है इस डायामीटर के ऊपर, DE के ऊपर, वो नहीं होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे O1 से ये आगे जाएगा, वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब ये P जो है D के पास पहुंच जाएगा, तो फिर N जो है वो भी D पर पहुंच जाएगा, मतलब इसका प्रोजेक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा।
फिर डी से आगे जाएगा तो फिर इसका प्रोजेक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फिर 0 हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ जब ये जाएगा तो फिर प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ई पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन फिर मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे ई से आगे जाएगा तो फिर प्रोजेक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है पी जो है जब ऑसिलेट करता है सर्कुलर पाथ में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो अप डाउन डी ई जो डायमीटर है इसके ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा। तो P का जो प्रोजेक्शन है N वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दीवार के ऊपर बल्ब लगा हुआ है, उसके ऑपोजिट या उसके सामने जो दीवार है उसके पास खड़े हो जाएं और अपने हाथ को आप ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाएं। जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करवाओगे तो अपने आपके हाथ का जो साया पड़ेगा दीवार के ऊपर वो अप डाउन मोशन कर रहा होगा, यानी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि जब P जो है O1 पोजीशन पर है तो इसका जो प्रोजेक्शन N था वो O पर आ जाएगा। तो T0 टाइम के लिए जो प्रोजेक्शन है वो O पर होगा। ऐसे ही जैसे जैसे P जब D पर पहुंच जाएगा तो N जो है वो भी D पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा प्रोजेक्शन। D पर पहुंच जाएगा T/4 टाइम। इसको हम कहेंगे एक चक्कर मुकम्मल जब होना है ना इसका सर्कल में तो टाइम पीरियड के बराबर टाइम होगा, उसके 4 हिस्से कर लो। T/4 यहाँ तक, T/4 प्लस इसमें और करोगे तो यहाँ पे पहुँच के T/2 आधा टाइम पीरियड, फिर 3T/4 और फिर टोटल T। तो पहले जब T0 है तो वो O पर है, जब T/4 टाइम हुआ तो प्रोजेक्शन चला जाएगा कहाँ पे, D पर चला जाएगा। फिर T/2 टाइम होगा तो प्रोजेक्शन वापस 0 पर आ जाएगा, O पोजीशन पर आ जाएगा। फिर जब टाइम जो है 3T/4 होगा तो फिर ये E पोजीशन पर चला जाएगा। जब टाइम जो है टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा तो फिर वापस O पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी इसके प्रोजेक्शन की और इस P पार्टिकल का एक सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम रिलेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को किसके साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल P है इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और इसका फायदा हम लेने वाले हैं। हम इस सर्कुलर मोशन की मदद से ही हम फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बनाएंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाएंगे। यानी कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सहारा लेने वाले हैं। अब तीसरी डायग्राम को देखें, सी जो डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे, ये वेव फॉर्म बनी है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपको जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी बताया कि वेव फॉर्म जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो एक साइन वेव होती है। जैसे जैसे प्रोजेक्शन एन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा ऐसे वेव भी ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। जब प्रोजेक्शन डी पर पहुंच जाएगा तो वेव जो है ये भी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। ऐसे ही फिर वो कम होना शुरू हो गया, प्रोजेक्शन नीचे आना शुरू हो गया तो वेव भी नीचे आना शुरू हो गई, 0 पोजीशन पे आ गई, पाई एंगल पे आ गई। ऐसे ही फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज होती गई और ऐसे 2 पाई पर आ गई। एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यहाँ पे O से लेकर N तक x शो किया गया, ऐसे यहाँ पे भी यहाँ तक x शो किया गया था। और x नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड। अब इस वेव फॉर्म को देखें तो टाइम 0 है जब, तो एंगल क्या है 0 है, 0 रेडियन। और x की वैल्यू भी क्या है 0 है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। T/4 टाइम गुजरता है तो यहाँ पहुंच गया, π/2 एंगल हो गया, π/2 रेडियन। और x कितना हो गया x नॉट के बराबर। आधा टाइम पीरियड गुजरा तो आधी वेव गुजर गई, ये आधी वेव पूरा क्रस्ट गुजर गया। T/2 टाइम गुजरा, एंगल हो गया पाई। और उसके बाद जो x है वो 0। फिर टाइम जब 3T/4 हुआ तो एंगल कितना हो गया 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। और जो डिस्प्लेसमेंट था वो हो गया -x0। अगर ऊपर को x0 प्लस है तो नीचे को -x0 ऑपोजिट डायरेक्शन के। ऐसे ही जब टाइम जो है टाइम पीरियड के बराबर हुआ तो एंगल कितना हो गया
2 पाई हो गया, एक वेव ऐसे बेटा मुकम्मल हो गई। और x की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो अब हम ड्राइव कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट कर दिया है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है, चूंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसकी मदद से हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमने डायग्राम बना ली बेटा। इसी तरह की यही डायग्राम दोबारा बनाई। O1 पोजीशन है, ऐसी P पार्टिकल है और DE डायामीटर है, N प्रोजेक्शन है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा है वो x बन रहा है इस प्रोजेक्शन का, x नॉट जो है वो सर्कल का रेडियस है, और यही एम्पलीट्यूड के तौर पे भी काम होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये पार्टिकल P जो है ये एंगल बना रहा है थीटा। तो अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल थीटा ही होगा। यहाँ पे एक लाइन लगा ली हमने हॉरिजॉन्टल, यहाँ एंगल थीटा है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं ON ओवर OP तो साइन थीटा के बराबर होगा। ON जो है थीटा के सामने है ना, ट्राइंगल बन गई है, ONP ट्राइंगल बन गई। थीटा के सामने जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। ON परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को अगर आप हाइपोटेनियस पे डिवाइड कर दें तो वो साइन थीटा बन जाता है। साइन थीटा की डेफिनेशन ये है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा हमने x लिख दी और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने x नॉट लिख दी, इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा। x नॉट को इधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। ये फार्मूला बन गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। और थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं बेटा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है, तो वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम उसको डिफाइन करते हैं। थीटा ओवर टी होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बन गया। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 पे 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो साइन π/2 1 होता है, एक्स बराबर एक्स नॉट। तो किसी भी एंगल के लिए आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल 30 के लिए फाइंड कर लें, एंगल 60 के लिए फाइंड कर लें। तो अगर आपको एंगल का पता हो तो आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये जो प्रोजेक्शन है ना, साया जो बनता है, इस पार्टिकल का साया बनता है डायमीटर पे, उसकी वेलोसिटी, उसकी कितनी वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे, इस एन की, प्रोजेक्शन की। तो हमने फिर वही डायग्राम बनाई है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमने लाई है। तो ये पी पार्टिकल है, इसकी इंस्टेंटेनियस जो लीनियर वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो अलोंग द टेंजेंट होगी। तो ये टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी है वीपी। वीपी इसकी टोटल वेलोसिटी है किसकी? इस पार्टिकल पी की, सर्कुलर मोशन कर रहा है और प्रोजेक्शन किधर को जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी तो अपवर्ड वाली होगी ना, और अपवर्ड का मतलब ये है कि भाई इस वीपी के फिर हम बनाएंगे बेटा दो कंपोनेंट्स, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट। वीपी का वो कंपोनेंट जो है जो कि अलोंग द एन है, वही डायरेक्शन बताएगा एन की। ऐसे ही हमने लिखा है, इट इज अलोंग द टेंजेंट टू सर्कल, वेलोसिटी वीपी हमने अलोंग द टेंजेंट टू सर्कल लिख ली है। वीपी होता है आर ओमेगा, वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगी। और r बराबर एक्स नॉट क्या यहाँ पे, तो वीपी को हम लिख सकते हैं इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एक्स नॉट ओमेगा। लेकिन हमें तो वेलोसिटी ऑफ एन चाहिए प्रोजेक्शन की, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होगी वो कंपोनेंट होगा वीपी का, कौन सा कंपोनेंट? जो पैरेलल टू एन हो। एन की मोशन अपवर्ड है, तो वीपी का भी वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो अपवर्ड हो। तो वीपी के बेटा दो कंपोनेंट हम बना लेंगे, यहाँ एक लाइन लगाएंगे, एक ये लाइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना लिए हमने दोनों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वीपी का एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस वाला है यही कंपोनेंट असल में एन की वेलोसिटी बताएगा। तो ये हमने दोबारा भी डायग्राम ये बनाई, और एंगल हमने बेटा लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्यों लिखा है? ये डायग्राम यहाँ शो की है कि ये O से लेकर P तक जो है एक्स नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया रेडियस के ऊपर V, तो VP का इस रेडियस के साथ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा, ये जो ब्लू कलर में लिखा। अब ऊपर वाला एंगल कितना होगा? टोटल एंगल
जो वी पी और एक्स नॉट का है वो 90 है। इस टोटल 90 में से ये नीचे वाला थीटा माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा ना, ये डिवाइड हो रहा है ना दो हिस्सों में एंगल, तो टोटल 90 है, 90 में से थीटा माइनस कर दोगे तो ऊपर एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमने इसलिए लिखा 90 डिग्री माइनस थीटा। वी पी के दो कंपोनेंट, एक सामने वाला है थीटा के सामने वर्टिकल कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है, यानी वी पी का साइन कंपोनेंट है, तो हम लिखेंगे वी पी साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वीपी का, वीपी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह हमने दो कंपोनेंट लिख ली। हमारे काम का कंपोनेंट ये वाला है वर्टिकल कंपोनेंट, वो कंपोनेंट है जो कि एन के पैरेलल है। तो वी पी साइन 90 माइनस थीटा जो है पैरेलल होगा एन के। सो वेलोसिटी ऑफ एन जो है, प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो हम v लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, वी पी साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि प्रोजेक्शन एन की वेलोसिटी फिर यही होगी वी पी साइन 90। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा उतनी ही तेज़ी से तो एन ने ऊपर मूव करना है, जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक, तो वी पी को बताएगा कौन, v जो है प्रोजेक्शन की वेलोसिटी वो होगी वी पी साइन 90 माइनस थीटा। हमने ये लिख लिया। अब साइन 90 माइनस थीटा जो इसको सॉल्व किया तो वो आ गया कोस थीटा। अब ये कैसे है, यहाँ पे ये इधर लिखा हुआ है इस वेव फॉर्म के नीचे, साइन अल्फा माइनस बीटा, वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आप पुट कर दें, अल्फा की जगह पे 90 पुट कर दें, बीटा की जगह पे थीटा, साइन अल्फा की जगह साइन 90 और साइन कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा। साइन 90 1 होता है, कॉस थीटा वैसे ही आ गया, माइनस कॉस 90 0 होता है, साइन थीटा वैसे ही आ गया। अब कॉस 90 0 हो गया तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब क्या बचा है कॉस थीटा जस्ट, तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा के बराबर हमने लिख लिया। और वी पी किसके बराबर है, एक्स नॉट ओमेगा, वी इक्वल आर ओमेगा के बराबर हमने एक्स नॉट ओमेगा लिख लिया, तो वी बराबर आ गया एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। लेकिन अभी भी हमें कॉस थीटा का पता चलेगा तो वेलोसिटी का पता चलेगा, ओमेगा का पता हो, एक्स नॉट का पता हो और कॉस थीटा का भी तो पता हो। कॉस थीटा मालूम करने के लिए हम फिर ट्राइंगल जो है कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ओ एन पी। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बेटा मान लिया ओ एन पी, इसी ट्राइंगल में आप कॉस थीटा को डिफाइन कर लोगे, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस एन पी बन जाएगा। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो थीटा के साथ बेस होगा एन पी, एन पी को डिवाइड कर लोगे ओ पी, तो एन पी ओवर ओ पी आ गया। और अब एन पी कैसे मेजर करना है ये तो नहीं पता, ओ पी का हमें पता है और ओ एन का पता है। ओ पी एक्स नॉट के बराबर है और ओ एन जो है एक्स के बराबर है। पैथागोरियन थ्योरम लगा लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनको आप ऐड कर दोगे, और हाइपोटेनियस एक्स नॉट स्क्वायर है प्लस इज इक्वल टू ये एक्स है, ओ एन जो है, और एन पी का भी नहीं पता, ये पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर को इधर ले लो, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया, और स्क्वायर रूट ले लिया एन पी मेजर करने के लिए। कॉस थीटा फिर क्या हो गया, एन पी ओवर ओ पी है, एन पी की जगह पे बेटा हमने एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लिख दिया, ओवर ओ पी की जगह पे एक्स नॉट लिख दिया। अब cos थीटा की ये सारी वैल्यू जो है x और x नॉट की टर्म में ये ऊपर यहाँ पुट कर, यहाँ पे हमने ये फाइंड किया था v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कोस थीटा, ये फार्मूला बन गया v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, अब ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला बन गया। इसको जुबानी याद भी रखना है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब मीन पोजीशन पे स्पीड मालूम करनी है तो आप मालूम कर सकते हैं। मीन पोजीशन पे आपको पता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, x 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 लिख दो, बाकी वैसे लिख दो, तो v बराबर एक्स नॉट ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा को एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है तो v की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स की जगह पे एक्स नॉट लिख दो यहाँ पे, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्या हो गया 0, तो v क्या होगी 0। इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0 होती है
और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। जब भी ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, जैसे ये थी, यहाँ पे जब बी पोजीशन पे पहुंची, एक्सट्रीम पे पहुंची, उसकी वेलोसिटी कम होती गई, कम होते होते जीरो हो गई, फिर उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज की, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई और मैक्सिमम पे पहुंची, फिर डिक्रीज हुई एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके, फिर डायरेक्शन रिवर्स हुई, फिर इधर मूव करना शुरू किया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।